अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक और ये है हमारा इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का रिव्यू। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी कंटेंट क्रिएटर से, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि भाई आप लोग की जो कंफ्यूजन है उसको हम अपने रिव्यू में क्लियर कर सके। एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है जो कि हम लोग डेडिकेटेड एक रिव्यू वाली वीडियो में बात करते हैं, लेकिन जब भी कोई फोन सस्ता लॉन्च होता है ना तब कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाती है और अच्छा वेरिएंट लॉन्च हो जाता है ना, मतलब 8GB 256GB 8GB 128GB एग्रेसिव प्राइस में, तब जो कंफ्यूजन है या क्यूरीज बढ़ जाती है। और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को लेके भाई डीएम बढ़ा हुआ था कि अली भाई हमें बताइए फोन कैसा है कैसा नहीं। और अगर इसको मैं एक एक फोन से जो है कंपेयर करता या अगर इसका डेडिकेटेड रिव्यू बनाता तो हो सकता है पॉसिबल है कि आप लोग की जो क्यूरी आपकी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर ना हो सके। तो हमने क्या किया है कि अपने रिव्यू और आपका जो क्वेश्चन है उनको ज्वाइंट कर दिया, मिला दिया। आज की इस वीडियो में आप लोगों के सवाल होंगे, मेरा रिव्यू होगा और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो कैसा है कैसा नहीं। और इनको बाकी कुछ कंपटीटर के साथ भी मैंने कंपैरिजन के साथ ही आपको क्लियर कर दूंगा कि मुझे कौन सा फोन बेटर लगा कौन सा नहीं। अब उम्मीद करता हूं ये आइडिया और ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। लाइक करके मोटिवेट भी कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चंस की बात करूं सिर्फ प्राइस की बात करता हूं फटाफट से। 31,000 रुपए रिटेल प्राइस है 8GB 128GB की। 8GB 256GB इन्फिनिक्स ये कहता है कि भाई हम 35-36,000 रुपए की रेंज में लेके आएंगे और नेक्स्ट जून जो आएगा, नेक्स्ट मंथ जून आएगा, उसमें अवेलेबल कर दिया जाएगा। और जो ऑफिशियल सेल चल रही थी वो कुछ 30,000 रुपए में विद इन्फिनिक्स आई रॉकर के साथ देखने को मिल रही थी। और अपने ओपिनियन की बात करूं तो नो डाउट इन्फिनिक्स पिछले एक साल से 30,000 रुपए का जो प्राइस सेगमेंट है उसमें काफी एग्रेसिव नजर आता है, खासकर स्पेसिफिकेशन और बाकी चीजों को भी लेकर। और अपनी फैन फॉलोइंग भी इस प्राइस सेगमेंट में बढ़ा ली है, तो प्राइस से मुझे कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, तो एज यूजुअली जैसा कि हमारा रिव्यू स्टार्ट होता है, हैंड फील कैसी है इसकी। पहले बात करते हैं कुछ बिल्ड क्वालिटी की, तो पॉलीकार्बोनेट का स्टफ है। अब इसमें एक कलर आता है जो कि थोड़ा सा फ्रॉस्टेड लुक है, वहां पर स्मजेस नहीं पड़ते। और इन्फिनिक्स ये भी कहता है कि हमें IF अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। बट ये जो पर्पल कलर है और ब्लैक कलर, ये काफी ज्यादा ग्लॉसी लुक में आता है जहां पर फिंगरप्रिंट स्मजेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। कैमरा बम की बात करता हूं तो भाई थोड़ा सा ऊपर है। अब इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है वो स्लिम और लाइट वेट और कैमरा बम्स को और छोटा किया जा रहा है ताकि जो बैक केस है उसके अंदर आ जाए, स्क्रैचेस वक्रैचेस ना पड़े। अगर टेबल पे रखते हो तो आपको यहां पर उठा हुआ फील ना हो। वहीं फोन की जो हैंड फील है, इन हैंड फील है, वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपके हाथ या आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच तक है, हाथ छोटे हैं, तो भाई आपको ये बड़ा फोन फील होने वाला है। वेट भी थोड़ा मुझे ज्यादा फील हुआ, 210 ग्राम के अराउंड जो है इस फोन का वेट रखा गया है बगैर कवर के। और 15 ग्राम वेट बढ़ जाता है जब आप कवर लगाते हो, तो फोन जो है थोड़ा थिक भी फील होगा कवर लगाने के बाद और वेट जरूर फील होने वाला है। बाकी ओवरऑल जो ऑन ऑफ की है और जो वॉल्यूम रॉकर कीज है, जो बटन प्लेसमेंट है, वो मुझे एक्यूरेट लगी, उससे मुझे कोई इशू नहीं है। इवन दो जो फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड है वो भी मुझे ठीक देखने को मिली, बस जरा कंफर्टेबिलिटी में थोड़ा सा मुझे इशू फील हुआ। और वहीं जो वेट इंप्लीमेंट है वो मुझे थोड़ा सा ऊपर की साइड पे भारी लगा, मतलब नहीं खड़ा होगा। और इसी तरीके से अगर मैं कुछ छोटा फोन ले आता हूं तो वो जो है वो स्टैंड कर जाता है। जैसे ये एक छोटा फोन है, ये स्टैंड कर जाता है। तो थोड़ा सा बड़ा फोन होने का डिसएडवांटेज ये कि अगर आप रात के टाइम फोन यूज करते हो, हैवी हो जाता है, चेहरे पे भी गिरेगा। और अगर आप ऐसे यूज करते हो तो आपको हाथ जरा थकता हुआ मिलेगा। बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया है, और वो है परफॉर्मेंस। क्योंकि MediaTek Helio G95 नॉर्मली हमें 35-40 हजार रुपए की रेंज में देखने को मिलता है, या ऊपर ही देखने को मिलता है, और वो भी 8GB के साथ। तो यहाँ इन्फिनिक्स जो है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से एक अच्छी ऑफर भी कर रहा है, मैं कहूंगा, क्योंकि इस फोन के अंदर MediaTek Helio G95 है और Mali G76 का GPU देखने को मिलता है। साथ के साथ यहाँ पर 8GB 128GB 30,000 रुपए की रेंज में नो डाउट एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन XOS ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर भी सवाल किए गए हैं और साथ के साथ जो बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस है उसको भी लेके किए गए हैं। पहले जरा बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हैं तो 3 लाख के अराउंड इस फोन का बेंचमार्क स्कोर निकल कर आता है। अब आता हूं मैं यहां पर इस फोन का जो UI एक्सपीरियंस है उसके साथ। भाई आउट ऑफ द बॉक्स काफी ज्यादा ब्लॉटवेयर्स देखने को मिलते हैं जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, और साथ के साथ यहां पर आपको जो एड्स हैं उनको हाइड भी कर सकते हो। जस्ट आपको अपनी स्क्रीन पर जाना है, हॉट सर्चेस को जाना है, और हॉट सर्चेस को आप ऑफ कर दोगे तो एड्स भी बंद हो जाएंगी। अब मैं इस चीज का इन्फिनिक्स को ये जो है वो मशवरा देना चाहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा कि भाई अब कम से कम अपनी UI को मजीद ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो, क्योंकि आपका जो कंज्यूमर लेवल है, आपका यूजर लेवल है जो बढ़ चुका है और उनको क्लीन UI ज्यादा पसंद आती है। तो अगर आप ऐसे यूजर हैं जिसको क्लीन UI पसंद आती है तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी जो कलर टोन है UI का वो मुझे ठीक देखने को मिला, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। साथ के साथ मल्टीटास्किंग भी ठीक है। लेकिन एक चीज मैं मेंशन कर देता हूं, जब 50 से या 60% से नीचे बैटरी आती है
है तब इन रैम मेमोरी हैवी एप्लीकेशंस ये फोन नहीं रख पाता, ऑटोमेटिकली उनको ऑफ कर देता है ताकि बैटरी को सेव किया जाए। काइंड ऑफ गुड थिंग है, इसको ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से भी हम अच्छा ही कहेंगे। बाकी डे टू डे यूजेज आपका ठीक मिलेगा, एंड्रॉइड 11 आपको मिलता है, लेकिन Helio G95 में कब एंड्रॉइड 12 की अपडेट आती है ये कंफर्म नहीं है। और इन्फिनिक्स के फोन में हमने देखा है कि ज्यादा अपडेट देखने को नहीं मिलती, तो इन्फिनिक्स को इस पर भी काम करने की जरूरत है। मतलब एंड्रॉइड वर्जन का नेक्स्ट अपडेट हमें देखने को नहीं मिलता, तो XOS ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो भाई गेमिंग डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू बनाने का मकसद ये होता है कि जो गेमिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर डिवाइस को कंसीडर करना चाहते हैं उनको क्लियर हो जाए कि ये फोन कैसा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो पहला क्वेश्चन था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ लैग करता है कि नहीं करता, हीटिंग इशू मुझे जरा कम ही देखने को मिला है, क्योंकि बड़ा फोन है, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और साथ के साथ यहाँ पर गर्मियों में अगर आप डे लाइट में खेलते हो तो भाई फुली हीट होते हैं, सारे फोन होते हैं, वो सिर्फ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो नहीं, सारे हीट होंगे। लेकिन लैग विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ठीक गेम प्ले है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे ही ऑन करते हैं, और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि MediaTek Helio G95 हमें और भी 2 फोन में मिलता है जिसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले किया है। और मेरा ये कहना है कि MediaTek Helio G95 को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, क्योंकि उन दोनों फोन में भी जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर गेम प्ले करता हूं तो मुझे लैग जरूर देखने को मिलता है। मैंने Realme 8 का भी गेमिंग रिव्यू किया जिसमें MediaTek Helio G95 है, और अब आके Redmi Note 10S का भी करूंगा, वहां भी मुझे हल्का फुल्का लैग फील हो रहा है, उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो मैंने Realme 8 वाले भी रिव्यू में कहा था कि जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाते हैं तो लैग आता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ यहां पर आपको इन्फिनिक्स के Note 10 Pro में लैग देखने को मिलेगा। अगला सवाल यह है कि क्या गेमिंग परफॉर्मेंस में Redmi Note 10S और Realme 8 का मुकाबला करता है या उनसे अच्छा है? या Redmi Note 10S में एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिलता है, उसकी भी आगे चल के बात करते हैं, क्वेश्चन लिया हुआ है। मुझे लगता है कि Redmi Note 10S का गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर है, बट फिर कहूंगा कि MediaTek Helio G95 को अपडेट करने की या ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है किसी अपडेट के थ्रू, तो वहां ठीक आपको देखने को मिलेगा। यहां कुछ पावर को बचाने के लिए, मतलब अंडर क्लॉक करने के लिए कुछ 40 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। फायर कनेक्टिविटी मुझे ठीक देखने को मिली, टच रिस्पॉन्स ठीक देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, तो टच रिस्पॉन्स ठीक नहीं देखने को मिला। साथ के साथ जो फ्रेम्स है वो भी ठीक देखने को मिले। जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाएंगे तब आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा। और FPS जो है वो कंटिन्यूअसली 40 FPS MediaTek Helio G95 इजीली हैंडल कर लेता है। तो ये गेमिंग के हिसाब से नॉर्मल गेमर है, अगर आप बहुत ज्यादा कंपिटिटिव खेलते हैं तो भाई कंपिटिटिव के लिए भाई ये डिवाइसेस, मिड रेंज की डिवाइसेस तो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन अगर आप मेरी तरह कैजुअल गेमर है तो अब आपको कोई भी लैग यहाँ पर PUBG को लेकर देखने को नहीं मिलेगा। शुड वी कंसीडर इट फॉर गेमिंग? हाउ इज XOS ऑपरेटिंग सिस्टम इन इट, डज इट हैव बग्स? यार बग्स मुझे तो कहीं एटलीस्ट देखने को नहीं मिला। और गेमिंग के हिसाब से यहाँ पर आपको 1-2 ऑप्शन एक्स्ट्रा भी देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप इसके जो वॉल्यूम रॉकर कीज हैं उसको ट्रिगर बना सकते हो, और साथ के साथ जो गेमिंग मोड है वो थोड़ा सा मुझे ऑप्टिमाइज ही नजर आया पहले की निस्बत। तो गेमिंग के हिसाब से ये फोन मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में काइंड ऑफ प्रेफरेबल डिवाइस है, अगर आपको कोई और 60 FPS वाली डिवाइस यूज में या ब्रांड न्यू कोई अवेलेबल नहीं करता। लेकिन वो भी डिपेंड करता है यूज वाले की कंडीशन क्या है। उसके बाद अगला सवाल है कि Infinix Zero 8i और Infinix Note 10 Pro में से कोई एक सजेस्ट करे PUBG के लिए, कौन सा लेना चाहते हैं? Infinix Zero 8i मुझे ज्यादा बेटर लगा, और मेरे पास Infinix Zero 8 यूज हो रहा है, उस पर PUBG खेलता रहता हूं कभी कभी, तो मुझे लगता है कि थोड़े से बेहतर है Infinix Zero 8i और Infinix Zero 8 MediaTek Helio G90T के साथ। और MediaTek Helio G90T मेरे हिसाब से बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू MediaTek Helio G95। अगला क्वेश्चन है, Infinix Note 10 Pro का प्रोसेसर G95 है और 40 FPS है, क्या अगली अपडेट के साथ कुछ 60 FPS आ जाएगा? यार मिड रेंज सेगमेंट में तो मैंने कभी कोई ऐसी अपडेट नहीं देखी कि पहले 40 FPS आउट ऑफ द बॉक्स मिलता हो और बाद में 60 FPS आ गया हो। लेकिन हाँ, फ्लैगशिप सीरीज में ऐसा कुछ होता रहता है, जैसा कि स्नैपड्रैगन 860 लॉन्च हुआ था या 860 प्लस लॉन्च हुआ था, तो पहले 60 FPS थे, बाद में 90 FPS 60 प्लस में, 65 प्लस में देखने को मिले, 60 में नहीं मिलते। तो इस तरह की कुछ बाद में चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो भी फ्लैगशिप सीरीज में। और जो बजट रेंज सीरीज है, मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई ऐसी अपडेट PUBG को देने लग जाए, क्योंकि PUBG आजकल पैसे छाप रही है। उम्मीद करता हूं गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर आपको सारी क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। और गेमिंग के हिसाब से ये फोन अगर आप कंसीडर करते हैं, अगर आपको ये ऑफलाइन मार्केट में 28, 28.5 या 29 हज़ार रुपए का भी मिलता है, तब ये काफी बेटर प्रोडक्ट आपके लिए हो सकती है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने जब इसका गेमिंग रिव्यू किया था, मैंने कैप्शन डाला था कि इसकी यार मुझे ब्राइटनेस जरा डार्क देखने को मिल रही है, जो थीम है वो जरा डार्क देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है? यार एक्चुअल में मैं Infinix से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूं। मैंने इस फोन को इस रेंज के सारे कंपटीटर से
कंपेयर भी किया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पहले मैं आपको ऐसा बता देता हूं कि अगर आप ऐसे यूजर हैं जो कि एमोलेड से एलसीडी पर स्विच होंगे तो बिल्कुल भी आपको एलसीडी वाले डिस्प्ले पसंद आने वाले नहीं है, क्योंकि जो एमोलेड और सुपर एमोलेड डिस्प्ले वो ज्यादा ब्राइटर होते हैं, उनमें ब्लैक्स भी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, इवन दो आपको बाकी जो कलर्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेंट देखने को मिलते हैं, तब आप इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप आईपीएस पैनल की बात करते हैं तो मैंने इस फोन को अभी रिसेंटली लॉन्च Redmi Note 10 5G के साथ भी डे लाइट, बिल्कुल जो सनलाइट है वो सामने पड़ रही थी, तो मुझे विजिबिलिटी ब्राइटनेस लेवल जरा कम देखने को मिला। 400 का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, और जो जिसमें मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगा है यहाँ पर ब्राइटनेस को लेके। इवन जो लास्ट जनरेशन का Infinix Note 8 है उसके साथ भी मैंने कंपेयर किया है, और बहुत सारे दोस्तों से मशवरा भी किया। मैंने उनको मॉडल नहीं बताया, मैंने कहा जस्ट डिस्प्ले आपको कौन सा अच्छा लगा, तो इन्होंने Infinix Note 8 का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइटर बताया एज कंपेयर टू Infinix Note 10 Pro। तो ब्राइटनेस मुझे कम लगी। हो सकता है कि जो यूआई का कलर टोनिंग है वो जरा कम ब्राइटर हो, बट डे लाइट की ब्राइटनेस में मुझे थोड़ा सा इशू फेल हुआ है। दूसरा, स्क्रीन साइज उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिनको बड़ा स्क्रीन साइज पसंद आता है, उनके लिए काफी अच्छी चीज है। लेकिन लास्ट जनरेशन में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन थी, बट यहां पर कोई मेंशन ही नहीं किया गया कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, और अगर गोरिल्ला ग्लास होता तो मैं Infinix जरूर मेंशन करता, इवन सारी कंपनीज ही मेंशन करती हैं। तो ये चीज जो है ये थोड़ा सा मुझे कौन जो है वो देखने को मिला। अली भाई, इसका डिस्प्ले डार्क क्यों है एलसीडी की निस्बत, और क्या एलसीडी चीप क्वालिटी की है? तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ प्राइस को एडजस्ट करने के लिए किया गया हो। Infinix Note 10 Pro का ब्राइटनेस और कलर कैसे हैं तो मैं बता चुका हूं, थोड़े से डल लगे मुझे एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। या कंपटीटर्स की बात करता हूं तो Redmi Note 10 है जिसमें एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, Redmi Note 10 5G है जिसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ साथ 1080p का रेजोल्यूशन है। उसका डिस्प्ले मुझे डे लाइट में ब्राइटर लगा, और साथ के साथ अगर इसमें इसको कंपेयर करता हूं Infinix के Note 9 पिछले से, तो मुझे वहां ब्राइटनेस ज्यादा देखने को मिली। लेकिन अगर आप ऐसे यूजर हैं जिसने ज्यादा इंडोर यूज करना है, जैसा मैं हूं, स्टूडियो में आना है, घर है तो इंडोर है, या अगर मैं शॉप पे जाता हूं तो इंडोर है, तब आपको डिस्प्ले में ज्यादा कुछ फील होने वाला नहीं है। और अगर आप ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह जो है वो कंज्यूम करते हैं, तब भी आपको यहाँ पर जो है वो एलसीडी के हिसाब से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने वाला ऑप्शन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सेंटर पंच होल कटआउट की जो पोजीशन है वो भी ठीक देखने को मिली, और जितने भी आईपीएस पैनल है उनमें जो पंच होल कटआउट होते हैं उनके अराउंड, उनके सर्कल में हमें हल्का हल्का ब्लैक टोन जरूर देखने को मिलता है, शेड देखने को मिलता है। वो सभी पैनल में देखने को मिलता है, सिर्फ Infinix Note 10 Pro नहीं, बाकी सब जितने भी एलसीडी पैनल वाले पंच होल कटआउट वाले डिस्प्ले वहां पर देखने को मिल जाता है। अगली बात करते हैं कैमरा की। पहले एक क्लिप चलाता हूं जो कि वीडियोस रिकॉर्डिंग पे मैंने किया है कि फ्रंट साइड पे भी 4K और 1080p 60fps के साथ है, और बैक साइड पर भी मैंने सारी चीजें ऑप्शन की है, वो आप देखें। फिर मैं बात करता हूं पिक्चर की। और अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 30fps पर। स्टेबल मोड मैंने ऑन किया हुआ है Infinix Note 10 Pro के साथ, और डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में चलते हैं। ऑल्दो गर्मी बहुत है भाई, 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। स्टेबलाइजेशन अच्छी मिल रही है, बट अगर आप रियर की डिटेल की बात करते हैं तो भैया जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एक कंपैरिजन में कि थोड़े से जो डिटेल है, रियल का जो एक्सपोजर है वो सही तरीके से सेट आउट नहीं कर पाता, और कई बार रियर की डिटेल उस हिसाब से नहीं देता, ओवर एक्सपोज हो जाता है। और माइक्रोफोन की क्वालिटी का भी आपको यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा। 4K 30fps को चेक करते हैं जो फ्रंट साइड पे मिलता है, तो वहाँ क्या कैटेगरी मिलती है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब आप देखें कि रियर पर लाइट ज़्यादा है तो बस चेहरे पे फोकस है, बैक साइड पे बिल्कुल ब्लोन आउट हो गया। तो चेक करते हैं। और अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 60fps फ्रंट कैमरा से। डेडिकेटेड कोई भी स्टेबलाइजेशन मोड नहीं मिलता, मैंने वो ऑफ किया हुआ है। 1080p 60fps से ऑटो आई फोकस अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है। देन अगेन 60fps पे थोड़ी सी डिटेल रियर की अच्छी कैप्चर कर लेता है, जैसा कि अभी आप देखेंगे रियर पर सही है, और लाइट को ठीक एडजस्ट कर लेता है। बट वीडियोज़ की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो अगर आपका हाथ स्टिल रह सकता है तो आपको अच्छी डिटेल मिलेगी। और देन अगेन यहाँ पर 1080p 60fps फ्रंट साइड वाला जो है ना वो अच्छी डिटेल को कैप्चर कर लेता है। अब जैसे बैक साइड पर लाइट आई है तो यहाँ देखेंगे तो 30 बहुत आपको डिटेल मिल रही थी, जो कि 1080p 30fps में देखने को नहीं मिल रही थी। इसी तरीके से 4K 30fps को भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं। और अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 30fps पर। टॉप सेंसर हो जाता है थोड़ा सा, डेडिकेटेड कोई भी स्टेबलाइजेशन मोड नहीं है। सिर्फ फ्रेम्स को मैं चेक करना चाहूँगा कि 4K 30fps पे कैसा काम करता है, लेकिन 1080p 60fps थोड़ा सा इंप्रेसिव लगा है। अगेन डिटेल ठीक है 4K 30fps पर आकर, और 1080p 60fps पर आके बेहतर हो जाती है। और उसी कंडीशन से गुजरूंगा जहाँ पर 1080p 30fps और 60fps से गुजरे हैं। माइक्रोफोन इसलिए मैंने चलाया ताकि बार बार हम लोग चेक कर सकें कि माइक्रोफोन तीनों कैटेगरीज में कैसा काम करता है, क्योंकि जब भी कोई फ़ोन एग्रेसिव स्पेसिफिकेशन या सस्ते फ़ोन में 30,000 से नीचे लॉन्च होता है तो आप लोगों के क्वेश्चंस भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और 4K के फ्रेम भी देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों को ये वाला रिव्यू जो है वो पसंद आ रहा होगा। लाइक देख मोटिवेट भी कर सकते हो।
चलते अपने अगले पार्ट। और रियर कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर 1080p 30 fps पर एक्सपोजर सही तरीके से नहीं सेट कर पाया Infinix Note 10 Pro। हाँ, यहाँ पर 1080p 60 fps से डिटेल अच्छी देखने को मिल रही है, वहीं 4K 30 fps पे थोड़ा सा वाइड एंगल रखा गया है। स्टेबलाइजेशन मोड मैंने 1080p 30 fps पर ऑन किया हुआ था, स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करने के बाद जरा सा क्रॉप सेंसर देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन इस रेंज को देखा जाए तो कैमरा ओके निकल कर आता है। अब अगर पिक्चर्स की बात करते हैं तो भाई पिक्चर्स में मुझे थोड़ी सी सैचुरेशन हाई लगी। जो रियर की डिटेल डायनामिक रेंज होती है, एक्सपोजर होता है, वो भी मुझे बिल्कुल ब्लोन आउट होता हुआ मिला। अब मुझे ये लगता है कि ये अपडेट के थ्रू और कलर टोनिंग के थ्रू सॉल्व हो सकता है, लेकिन भाई पोर्ट्रेट्स कभी कभी साए में अगर खड़े कैप्चर कर रहे हो डे लाइट तो अच्छा निकल कर आता है। नाइट मोड में भी वही सीन रहा, थोड़ा सा मुझे वार्म टोन देखने को मिला। मैक्रो शॉट की बात करता हूं तो भाई थोड़ा सा यहां पर स्ट्रगल करता है, मैक्रो शॉट इतना बेटर नहीं है। अल्ट्रा वाइड सेंसर इस प्राइस सेगमेंट में इन्फिनिक्स ने अपने फोन में पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया है। 8 मेगापिक्सल ओके डिटेल वो उतनी ही प्रोवाइड करता है जितने बाकी 8 मेगापिक्सल प्रोवाइड करते हैं। और इसको डेडिकेटेड मैंने Redmi Note 10 के साथ कैमरा रिव्यू भी दिया हुआ है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, बस उसमें मैंने इस फोन की फ्रंट 4K 30 fps और 1080p 60 fps जो है वो रिकॉर्ड नहीं की थी, तो इसलिए मैंने आज वाली वीडियो में ये क्लिप आपको चला के दिखा दिया है। और इन क्लिप्स की बात करता हूं तो 1080p 30 fps पर फ्रंट और बैक में दोनों में ही स्ट्रगल करता है। आता हूं क्वेश्चन के बारे में, UI कैमरा ऑप्शन कैसी हैं, मतलब UI जो है कैमरा ऐप का वो कैसा है। तो यार यहाँ पर कोई भी नेचुरल लुक वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पर बुके वीडियोस और बाकी वो सारी चीजें रखी गई हैं, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और इस प्राइस सेगमेंट को देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि Infinix Note 10 Pro का कैमरा बेटर नहीं है। अगर आपको कोई Redmi का फोन नहीं लेना, क्योंकि Redmi Note 10 का कैमरा मुझे इससे बेटर लगा, अगर आप Redmi Note 10 को कंसीडर नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, तो Infinix Note 10 Pro अपनी प्राइस सेगमेंट में Redmi Note 10 5G, Poco M3, Galaxy A21 और Realme का जो है अपना Narzo और इस तरह के जितने भी फोन हैं जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हैं उनको compete करता है। इवन प्रीवियस जनरेशन वाला Infinix Note 8 जो है उसको भी Infinix Note 10 Pro जो है वो compete करता है। स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी बता देता हूँ, फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल ही मिलता है भाई, रियर पर क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल का सेंसर है। ऑल्दो यहाँ पर जो MediaTek Helio G95 है वो बिल्कुल सपोर्ट करता है, उसमें कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। और 64 मेगापिक्सल की अगर डिटेल की बात करूँ तो बिल्कुल इस प्राइस सेगमेंट को देखते हुए ओके निकल कर आती है। इस 64 मेगापिक्सल को आप मिड प्रीमियम रेंज या फ्लैगशिप सीरीज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस को भी देके कुछ ना कुछ खुद भी जज कर लेना चाहिए। अगला सवाल भी यही था, डज इट सपोर्ट 64 मेगापिक्सल। और यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ये 64 मेगापिक्सल Realme 8 या जो Redmi Note 10s है या बाकी जो 64 मेगापिक्सल के फ़ोन है उनको compete करता है। तो भाई प्राइस पर बहुत डिपेंड करता है, उतना compete नहीं कर पाएगा जैसा कि होता है कि भाई 64 मेगापिक्सल अगर आपको 30,000 रुपये मिल रहा है और 64 मेगापिक्सल ही आपको 50,000 रुपये मिल रहा है। इमेज प्रोसेसिंग और बाकी कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन पर भी डिपेंड करता है, तो उतना compete कर नहीं पाएगा। बात करते हैं आपने आखिरी क्वेश्चन की, फोन से रिलेटेड ये है कि हाउ मच टाइम इट टेक टू चार्ज फ्रॉम 0 to 100%। अगर आपके पास सिम नेटवर्क चल रहा है तो 2.5 घंटा कंटिन्यूसली चल रहा है, GPRS चल रहा है, तब आपके पास 2.5 घंटा ले लेता है। ऑल्दो इस फोन के साथ हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और 5000 mAh की बैटरी है। और मुझे लगता है कि ये अपडेट के थ्रू सॉल्व हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो बाकी 33 वाट वाले फोन है वो 5000 mAh को 1.25 घंटा या 1.5 घंटे में फुल कर देते हैं, तो यहाँ 1 घंटे का मुझे डिले देखने को मिला है। और अगर आप वाईफाई पे चार्ज करते हो तब आपको 2.25 घंटे और 2 घंटा 20 मिनट लेता है। और अगर आप GPRS इंटरनेट को बंद करके चार्ज करते हो तब 2 घंटा 10 मिनट में ये फोन चार्ज हो जाता है। बैटरी बैकअप की बात करूं तो भाई यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं रखा गया। हाँ, अगर आप कंटिन्यूसली गेमिंग करते हो तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे जो है वो बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। डिपेंड करता है आप किस ब्राइटनेस रेशियो पर खेल रहे हो या किस नेटवर्क पर खेल रहे हो, वाईफाई या आप सिम नेटवर्क पर खेल रहे हो, तब भी थोड़ा बैटरी कंजप्शन में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये थे वो सवाल जो आपने पूछे और मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने Infinix Note 10 Pro के साथ जो है वो क्लियर किया है। कुछ सवाल ऐसे भी थे जो आप इसको इसी के कंपटीटर के साथ जो है वो कंपेयर करना चाह रहे थे, तो मैं उसका रैंडम आंसर कर देता हूं। Infinix Note 10 Pro और Redmi Note 10, अगर मुझे AMOLED डिस्प्ले चाहिए और मुझे 33 वाट की प्रॉपर फास्ट चार्जिंग चाहिए और मुझे चाहिए कुछ कैमरा बेटर, तो मैं Infinix का Note 10 Pro छोड़ के Redmi Note 10 की तरफ जाऊंगा। और अगर 28,000 रुपये में Infinix Note 10 Pro मिलता है तब कंसिडरेबल थिंग है, लेकिन Redmi Note 10 क्लियरली ऑल एक्सपेक्ट्स में ये कहूंगा सिवाय गेमिंग एक्सपीरियंस के, गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन में थोड़ा सा बेटर है उस फोन के साथ। वहाँ लैग मिलता रहता है और कंटिन्यूसली 40 FPS भी नहीं मिलता, उसका भी मैंने गेमिंग रिव्यू किया हुआ है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ मैं कहूँगा कॉम्प्रोमाइज़ रखा गया है। Infinix Note 10 Pro वर्सेस Poco M3, तो क्लियरली भाई
Infinix Note 10 Pro, Poco M3, Redmi 9T इन जैसी डिवाइसेस को क्लियरली बीट करता है। इवन Realme 7i को भी करता है, बताना नहीं किसी को। Snapdragon 662 वाले जितने भी फोन हैं उन सबको परफॉर्मेंस में बीट करता है। 8GB 256GB वाला वेरिएंट कब आएगा, तो इसका स्टार्ट में मैं जवाब दे चुका हूं कि आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन की कि मेरे Infinix Note 10 Pro को लेके फाइनल कंक्लूजन क्या है। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि भाई पाकिस्तान में असेंबल होता है तो थोड़ा सा टैक्स भी कम पड़ता है, थोड़ा सा ब्राइटनेस लेवल का कॉम्प्रोमाइज जरूर रखा गया है। मुझे ये लगता है कि अगर इसको Infinix Note 8 वाली प्राइस में लाया जाता तब मैं कह सकता था कि ये वाकई ही किलर फोन है। लेकिन अगर 30,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट को देखा जाए तो इस टाइम मार्केट में बहुत कंपटीशन हो चुका है भाई। Redmi Note 10 AMOLED डिस्प्ले और साथ के साथ अब 5G फोन, 5G प्रोसेसर भी आ गए हैं। और अगर इसको मैं Dimensity 700 के साथ कंपेयर करूं तो मुझे उसकी जो Dimensity 700 वाली प्रोसेसिंग स्पीड है वो मुझे ज्यादा बेटर देखने को मिली है। ऑल्दो जो Redmi Note 10 5G है वो कैमरा में इसको बिल्कुल भी कंपीट नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, डिसीजन आपने लेना है। अब उम्मीद करता हूं आपकी सारी क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। और क्या आपको ये वाला जो कंटेंट, इस वाला ये जो तरीका है कि आपके कमेंट्स और एक्सपीरियंस हमारा, आप लोगों को इस तरह का रिव्यू पसंद आया कि नहीं आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आपको लगता है कि इसकी प्राइस ठीक आई है, इसके बारे में भी अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और मेरा काम था मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकूं, कंपनी चाहे स्पॉन्सर दे या ना दे। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।